मेरा ज्यादातर बचपन नाना जी के साथ बीता था। माँ पापा दोनों नौकरी करते थे। घर सुबह खाली होता और रात को थका हुआ। नानी ज्यादातर बीमार रहती थी, कभी बुखार, कभी सांस की तकलीफ, कभी दवाइयों की कड़वी गंध। इसलिए अगर कोई था जो शाम को मुझे अपने पास बिठाकर दिन भर की बातें सुनता, स्कूल के डर, छोटी छोटी खुशियां, सब ध्यान से सुनता और रात को सुलाने से पहले कहानी सुनाता, तो वो सिर्फ नाना जी थे। गर्मी की छुट्टियां थी। हम सब बच्चे छत पर लेटे थे। नीचे पूरा घर सो चुका था। आसमान साफ था। तारे इतने चमक रहे थे कि लगता था गांव की सारी रोशनी आसमान में चली गई हो। मैंने नाना जी से कहा, नाना जी, आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ। नाना जी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। वो कुछ देर आसमान की तरफ देखते रहे, फिर बोले, डरावनी कहानी नहीं है ये वो बात है जो अगर उस रात मैं किसी और की बात न सुनता तो आज तुमसे ये कहानी कहने वाला कोई नहीं होता। छत पर एकदम सन्नाटा छा गया। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। साल था 2016। छुट्टियां शुरू हुई थी और मैं कई महीनों बाद गांव रतनखेड़ा लौट रहा था। उस समय गांव में बसें बहुत कम चलती थी। दिन में एक बस, कभी कभी वो भी नहीं। मैं देर से निकला, बस छूट गई। काफी देर सड़क किनारे खड़ा रहा, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। शाम ढल रही थी तो मैंने सोचा पैदल ही चल पड़ता हूं। चलते चलते सूरज पूरी तरह डूब गया। रास्ता पहचान का था, लेकिन अंधेरे में वही रास्ता अजनबी लगने लगता है। हवा चल रही थी, पर उस हवा में कोई अपनापन नहीं था। रास्ते का आदमी कुछ दूर चलने पर एक आदमी मिला, उम्र 50 के आसपास, हाथ में लाठी, कपड़े पुराने, आंखों में पुरानी रातों का डर। मैंने पूछा, भैया, रतनखेड़ा किधर पड़ेगा? उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा, फिर बोला, सीधा रास्ता लंबा है। अगर चाहो तो एक छोटा रास्ता है, लेकिन रात में उस तरफ कम ही लोग जाते हैं। देर हो रही है, शॉर्टकट ही बता दो। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी हो पीछे मत देखना। उस रास्ते पर चल पड़ा। चारों तरफ खेत थे, ऊंची घास, गीली मिट्टी की गंध। हर कदम पर लग रहा था जैसे ये रास्ता सीधा नहीं बल्कि घूम रहा हो। मैं रुका, पीछे देखा, कुछ नहीं। तभी दूर से एक आवाज आई। अरे भैया! मैं रुक गया। थोड़ी दूर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल, चेहरा थका हुआ। वो बोली, मेरी बेटी बहुत बीमार है। क्या हुआ उसे? तेज बुखार है, सांस ठीक से नहीं आ रही। इतनी रात में आप यहां क्यों रहती हो? हम गरीब हैं,
मैं चुप हो गया और मैं उसके पीछे चल पड़ा। मैं उसके पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था मैं अपनी मर्जी से नहीं चल रहा, जैसे मेरे पैर किसी और की मर्जी से आगे बढ़ रहे हों। मैंने मन में सोचा, बस थोड़ी देर, किसी की मदद करके लौट जाऊंगा। लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। चारों तरफ एक सा अंधेरा, ना कोई झोपड़ी, ना कोई रास्ता। आपका घर और कितनी दूर है? वो बिना रुके बोली। बस सामने। लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। हवा अचानक ठंडी हो गई। पीछे से किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज आई। वो बोली, मेरी बेटी। तभी मैंने नीचे देखा। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो मुड़ी। इतनी रात में यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया था। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसकी हंसी अब पास आ रही थी। मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रही थी। अब समझ आया, रुकने का मतलब क्या होता है। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबा दिया। चुप। अगर जिंदा रहना है तो आवाज नहीं निकालना। उसने मेरे कान में कहा, भाग। मैंने कुछ नहीं पूछा। हम दोनों जान बचाकर दौड़ पड़े। पीछे से वो हंसी अब चीख में बदल रही थी। खेत अब खेत नहीं लग रहे थे। जैसे रास्ता मुड़ रहा हो, जैसे जमीन हमें घुमा रही हो। हम गिरते पड़ते झाड़ियों में घुस गए। कांटे हाथ में चुभे, खून निकला। लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ। हम दोनों जमीन से चिपक कर बैठ गए। उसकी हंसी हमारे चारों तरफ घूम रही थी। फिर अचानक सब शांत। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत साल पहले मैं भी तेरी तरह इसी रास्ते से लौट रहा था। तब भी रात थी, तब भी कोई बस नहीं मिली थी, और तब भी मैंने मदद के नाम पर रुकने की गलती की थी। वो पहले ऐसी नहीं थी। एक छोटी बेटी थी उसकी। बुखार आया, इलाज चाहिए था, लेकिन गांव ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। पहले बेटी मरी, फिर वो खुद। और जब इंसान मरता है नफरत में, तो वो रास्ता बन जाता है। हवा अचानक तेज हो गई। घास उल्टी दिशा में हिलने लगी। वो आ गई थी। इस बार औरत नहीं, कुछ और।
बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें पूरी काली और पैर जमीन से काफी ऊपर। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा। अब सीधे गांव भाग, पीछे मत देखना। अगर रुका तो यहीं रह जाएंगे। हम फिर दौड़े। इस बार रास्ता सीधा था, जैसे गांव हमें खींच रहा हो। गांव की सीमा आई। वो आदमी वहीं रुक गया। मैंने पलटकर देखा। वो मुस्कुराया, फिर चला गया। मैं सीधे अपने घर की तरफ भागा। घर के सामने पीपल का पेड़ था। उसी पर वो बैठी थी। लाल साड़ी अब काली लग रही थी। वो हंस रही थी। मां दरवाजे पर खड़ी थी। रुको, अंदर मत आना। उन्होंने आग जलाई। इस आग को लांग, पीछे मत देखना। मां, मैं बहुत डर गया हूं। मां ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने आग लांगी। घर के अंदर अचानक बहुत ठंड थी। मैं जमीन पर बैठ गया। मां मेरे पास बैठी, लेकिन मुझे लगा कोई और भी मेरे पास बैठा है। एक धीमी आवाज आई। मां ने कुछ नहीं कहा, बस पेड़ पर बैठी चुड़ैल को देखती रही। नाना जी यहाँ चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, और इसलिए मैं आज भी रात में उस रास्ते से नहीं जाता। रात के 12:48 हो चुके थे। सड़क के किनारे खड़ी बाइक की हेडलाइट जल रही थी, लेकिन इंजन अभी बंद था। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने फोन कान से लगा रखा था। हाँ माँ, अभी निकल रहा हूँ, उसने थकी हुई आवाज में कहा। फोन के दूसरी तरफ माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इतनी रात में मत निकला कर बेटा, मन घबराता है। माँ रोज ही तो आता जाता हूँ, वही रास्ता है, आप बेवजह टेंशन ले लेती हो। आज भी उसी कच्चे रास्ते से आएगा? हाँ माँ, खेत खलियान वाला रास्ता सबसे छोटा है, आप चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन धीरे चलाना। फोन कट हुआ। अर्जुन ने हेलमेट पहना, बाइक की चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट हो गया। शहर की आखिरी लाइट धीरे धीरे पीछे छूट गई। अब सड़क सुनसान थी। कुछ दूरी तक पक्की सड़क चली, फिर वही जाना पहचाना मोड़। अर्जुन ने बिना रुके कच्चे रास्ते की तरफ बाइक मोड़ दी। चारों ओर खेत फैले थे, कहीं सूखी फसल, कहीं अध जले खलिहान। दिन में यह रास्ता सीधा और आसान लगता था, लेकिन रात में हेडलाइट के बाहर सब कुछ जैसे निगल लिया गया हो। अर्जुन खुद से बोला, रोज आता हूँ, आज कुछ अलग क्यों लग रहा है? उसने सिर झटका और बाइक की रफ्तार बनाए रखी। अचानक पीछे से एक तेज हॉर्न सुनाई दिया। अर्जुन एकदम चौंक गया। उसने बाइक साइड में कर ली।
एक बाइक तेजी से उसके पास से निकली। आगे एक आदमी बैठा था और पीछे अर्जुन की नजर वहीं अटक गई। पीछे बैठी थी एक औरत लाल साड़ी में। साड़ी का पल्लू हवा में लहराता हुआ बहुत नीचे तक जा रहा था। अचानक पीछे से एक तेज हॉर्न सुनाई दिया। अर्जुन एकदम चौंक गया। उसने बाइक साइड में कर ली। एक बाइक तेजी से उसके पास से निकली। आगे एक आदमी बैठा था और पीछे अर्जुन की नजर वहीं अटक गई। पीछे बैठी थी एक औरत लाल साड़ी में। साड़ी का पल्लू हवा में लहराता हुआ बहुत नीचे तक जा रहा था। इतना नीचे कि पहिए को छूता हुआ लग रहा था। अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। अर्जुन ने बाइक तेज किया, उस बाइक को ओवरटेक किया और आवाज लगाई, बहन जी पल्लू जरा संभालिए, बहुत नीचे लटक रहा है। आगे बैठा आदमी थोड़ा सा मुड़ा। पीछे बैठी औरत बिल्कुल शांत थी। ना कोई जवाब, ना कोई हरकत। बस एक पल के लिए उसकी गर्दन अजीब तरीके से झुकी। अर्जुन को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, रात है, दिमाग ज्यादा सोच रहा है, और बाइक आगे बढ़ गई। कुछ ही मिनट बीते थे कि वही बाइक फिर अर्जुन के पास आई। इस बार अर्जुन ने ध्यान से पीछे देखा। पीछे की सीट खाली थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। अभी तो कोई बैठा था। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। अर्जुन ने आदमी से पूछा, अभी आपके पीछे जो बैठी थी वो कहाँ गई? आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। कौन? लाल साड़ी वाली। मैंने पल्लू के बारे में बताया था। आदमी के हाथ कांपने लगे। मेरी बाइक पर कोई नहीं बैठा था। मैं पूरा रास्ता अकेला था। दोनों बिल्कुल चुप। पीछे खेतों के बीच कुछ हिलता सा लगा। अर्जुन रात। अर्जुन सब कुछ थकान समझ के भूल गया। वो फिर आज उसी रास्ते से जाने वाला था। वो जब उसी रास्ते पे पहुंचता है तो सुनसान रास्ता, और उसी जगह आते ही उसे फिर सब याद आ गया। वो अभी डर ही रहा था, तभी उसे पीछे से एक बाइक की आवाज आई। अर्जुन बहुत ज्यादा डर गया। वो पीछे नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो जिस चीज से डर रहा था वही हुआ। इस बार दूसरा बाइक वाला था, लेकिन उस बाइक पे कोई औरत नहीं बैठी थी। अर्जुन अब खुश हो गया कि कल रात वहम था। दूसरा बाइक वाला अर्जुन को देखता है, फिर अर्जुन के पीछे सीट पे देखने लगता है और बोलता है, अरे बहन जी, अपना पल्लू संभाल लीजिए, बाइक में फंस जाएगा। उस बाइक वाले की बात सुन के अर्जुन बुरी तरह से डर जाता है। वो धीरे से पीछे देखता है। अर्जुन बहुत तेज बाइक चला के निकलता है। वो घबराहट में घर पहुंच गया। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। पर्दा हिला तो लगा लाल पल्लू है, और तभी ऐसा लगा जैसे कोई
ऊपर से सीधे उस पर कूद पड़ा हो। अर्जुन चीख पड़ा। अगले 2 दिन अर्जुन कहीं नहीं गया। बुखार, डर, नींद की कमी, और तीसरे दिन उसमें बस इतना कहा, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। अर्जुन ने वो कच्चा रास्ता फिर कभी नहीं लिया। लेकिन आज भी जब रात में हवा चलती है तो उसे लगता है जैसे कोई पीछे बैठी हो, धीरे से कहती, पल्लू संभाल लेना।